हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू श्री कॉमर्स क्लासेस। मेरा नाम नीलेश रंजन है और आज हम 12th अकाउंट्स में फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ अ कंपनी चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। इस चैप्टर में हमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट की परिभाषा, डिफिनीशन, फीचर्स, उसके एडवांटेज, लिमिटेशंस, ऑब्जेक्टिव्स एंड यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बारे में पढ़ना है। इसमें हमको आगे ये भी पढ़ना है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैसे बनाया जाता है। ठीक है, तो हम ये सब डिस्कस करेंगे। शुरुआत करते हैं कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या है। तो पूरे अकाउंटिंग प्रोसेस का एंड रिजल्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट है। हमने 11th में जर्नल बनाया था, जर्नल से फिर लेजर बनाया था, लेजर से ट्रायल बैलेंस और ट्रायल बैलेंस के बाद हमने फाइनल अकाउंट बनाया था। तो उसी फाइनल अकाउंट को यहाँ पे फाइनेंशियल स्टेटमेंट का नाम दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे हम कंपनी का फाइनेंशियल स्टेटमेंट पढ़ रहे हैं। वहां पे हम नॉर्मली प्रोप्राइटरशिप या पार्टनरशिप बिजनेस के लिए फाइनल अकाउंट बना रहे थे, लेकिन यहाँ पे कंपनी का बना रहे हैं। और कंपनी का जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है उसका एक फॉर्मेट ऑलरेडी दिया हुआ है कंपनीज एक्ट में, तो इसीलिए हम उसी फॉर्मेट का इस्तेमाल करते हैं और उसी तरीके से बनाते हैं। जबकि प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप में कोई ऐसा स्पेशल फॉर्मेट नहीं दिया हुआ है, तो वो हमारी मर्जी पे डिपेंड करता है। जो जनरली एक्सेप्टेड तरीके हैं उससे हम इसको बनाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट कंपनी के लिए बना रहे हैं, तो ऑब्वियसली कंपनीज एक्ट के हिसाब से जो रूल्स रेगुलेशंस दिए हुए हैं, जो फॉर्मेट दिए हुए हैं, उसके हिसाब से तैयार करेंगे। अब फाइनेंशियल स्टेटमेंट की परिभाषा की बात करें तो परिभाषा मैं आपको लिख देता हूं। ये है फाइनेंशियल स्टेटमेंट का आपका मीनिंग। ठीक है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज अ स्टेटमेंट विच इज प्रिपेयर्ड ऑन अ सर्टेन डेट टू शो द फाइनेंशियल परफॉर्मेंस एंड फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ एनी एंटरप्राइज। ठीक है, अब इसमें अगर आप पहली लाइन देखेंगे तो सबसे पहले तो ये एक स्टेटमेंट है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट एक स्टेटमेंट है, एक विवरण है, ये खाता नहीं है। ठीक है, खाता नहीं है, इसीलिए इसमें डेबिट क्रेडिट जैसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। ये एक विवरण है। ठीक है, उसके बाद विच इज प्रिपेयर्ड ऑन अ सर्टेन डेट, मतलब क्या है कि ये किसी निश्चित तिथि पे बनाया जाता है। निश्चित तिथि का मतलब यहाँ पे जनरली हम साल के अंत में बनाते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट, लेकिन बना कभी भी सकते हैं। हम क्वार्टर एंड पे भी बना सकते हैं, हम हाफ ईयर एंड पे भी बना सकते हैं और हम मंथ एंड पे भी बना सकते हैं। मर्जी हमारी है, बट जनरली साल के अंत में अंतिम तिथि पे ये बनाया जाता है। ठीक है, तो प्रिपेयर्ड ऑन अ सर्टेन डेट टू शो द फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। फाइनेंशियल परफॉर्मेंस से यहाँ पे क्या मतलब है हमारा कि जब भी कोई भी बिजनेस हम करते हैं तो उसमें बहुत सारे ट्रांजैक्शंस होते हैं। अब ट्रांजैक्शन का कोई ना कोई इफेक्ट तो बिजनेस पे पड़ेगा, चाहे प्रॉफिट के रूप में चाहे लॉस के रूप में। तो पूरे साल भर में जितने भी ट्रांजैक्शंस हुए हैं उसको हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट के माध्यम से दिखाते हैं। ठीक है, अब फाइनेंशियल परफॉर्मेंस तो दिखा दिया, लेकिन यहां पे एक और बात आती है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट का जो हम बना रहे हैं, तो फाइनेंशियल परफॉर्मेंस हमेशा किसी सर्टेन पीरियड से रिलेटेड होता है। ठीक है, किसी निश्चित अवधि से रिलेटेड होगा, क्योंकि उसी अवधि के जितने भी ट्रांजैक्शन हैं उसके आधार पे हम परिणाम ज्ञात करेंगे, रिजल्ट निकालेंगे कि प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है। जैसे मान लीजिए कि स्टूडेंट साल भर पढ़ाई करते हैं। ठीक है, साल भर पढ़ाई करते हैं, किसी एग्जाम की तैयारी करते हैं, या हो सकता है 6 महीने के लिए तैयारी करें, कोई एग्जाम हो 6 महीने का ही, तो तैयारी करते हैं किसी निश्चित अवधि में और फिर एग्जाम देते हैं। एग्जाम का जो रिजल्ट आता है उसी के आधार पे हम ये तय करते हैं कि अच्छा स्टूडेंट ने अच्छी पढ़ाई की थी या उसने ढंग से पढ़ाई नहीं की थी। अगर रिजल्ट बहुत अच्छा आया तो यानी कि अच्छी पढ़ाई की थी, रिजल्ट बहुत खराब आया तो मतलब अच्छी पढ़ाई नहीं हो पाई। ठीक है, तो वही चीज हम यहां भी देखते हैं कि बिजनेस को अगर प्रॉफिट हुआ है तो हम ये मान के चलते हैं कि पूरे साल भर में जो हमने काम किया है वो बढ़िया है। ठीक है, और अगर बिजनेस को लॉस हो गया तो फिर हम उसको बारे में सोचते हैं कि कहां पे हमसे गलती हुई कि हमको बिजनेस में लॉस हो गया। तो फाइनेंशियल परफॉर्मेंस ये इसीलिए दिखाता है। बाद में यही एनालिसिस का आधार बनता है, बेसिस बनता है कि इसके आधार पे हम एनालिसिस करते हैं, अपनी कमजोरी, अपनी ताकत, ये सब पता करते हैं।
तो फाइनेंशियल परफॉर्मेंस किसी सर्टेन पीरियड से रिलेटेड होता है। उसी तरह और क्या दिखाता है हमको, तो ये हमको फाइनेंशियल पोजीशन भी दिखाता है। ठीक है, अब फाइनेंशियल पोजीशन जब दिखाएगा तो फाइनेंशियल पोजीशन किसी सर्टेन डेट से रिलेटेड होता है, वो पीरियड से रिलेटेड नहीं होता है, किसी सर्टेन डेट से रिलेटेड होता है, एक निश्चित तिथि से संबंधित होता है। मतलब क्या हो गया इसका, तो जब भी मैं आपसे पूछूंगा, इन जनरल आपसे मैं पूछूं या कोई भी पूछे कि आपके पास कितने पैसे हैं, ठीक है, या आपको किसी को कितने पैसे चुकाने हैं, तो आप ये नहीं कहते कि अच्छा साल भर में मैंने इतना पैसा लिया, इतना पैसा दिया, पूरा डिटेल नहीं बताने लगते हैं। आप सीधे बोलते हैं कि अच्छा इसको मुझे 5,000 रुपए देने हैं या मेरी जेब में 2,000 रुपए पड़े हुए हैं। तो आप उसी दिन की स्थिति बताते हैं, आप पीछे के सारे ट्रांजैक्शंस नहीं बताने लगते हैं। तो पोजीशन जब बात होती है, जब भी स्थिति की बात होती है, तो हमेशा किसी सर्टेन डेट पे ही बताई जाती है। तो यहां भी फाइनेंशियल पोजीशन जो होता है वो किसी सर्टेन डेट से रिलेटेड होता है। तो अगर इस परिभाषा को थोड़ा और एक्सपेंड करना होता, हमको थोड़ा और डिटेल में जाना होता, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज अ स्टेटमेंट व्हिच इज प्रिपेयर्ड ऑन अ सर्टेन डेट to show the financial performance of a certain period and financial position of a certain date या as on certain date of any enterprises। ठीक है, तो इसका मतलब हो गया कि फाइनेंशियल परफॉर्मेंस किसी अवधि से रिलेटेड है और फाइनेंशियल पोजीशन किसी तिथि से रिलेटेड, डेट से रिलेटेड है। ठीक है, तो ये है हमारा परिभाषा। परिभाषा के बाद हमारी बात आती है फीचर्स की, फाइनेंशियल स्टेटमेंट की विशेषताएं क्या क्या, क्या क्या इसमें गुण है, खासियत है इसमें। ठीक है, तो फीचर्स हम देख लेते हैं। तो ये है आपके फीचर्स। फीचर्स में सबसे पहला है इट इज अ हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट। हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट, पहले तो ये प्रलेख है, ये हमको पता है, डॉक्यूमेंट है। ठीक है, हिस्टोरिकल का क्या मतलब हो गया, तो जितने भी ट्रांजैक्शंस फाइनेंशियल स्टेटमेंट में शो किए जाते हैं वो सब पास्ट से रिलेटेड है, वो पहले ही हो चुके हैं। ठीक है, भविष्य के बारे में कुछ भी हमको ये नहीं बताता है, भविष्य के बारे में सिर्फ अनुमान लगाने में सहायता कर सकता है। लेकिन जितने भी फैक्ट्स या रिकॉर्ड्स रहते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट में वो सब पास्ट से रिलेटेड होते हैं, भूतकाल से रिलेटेड होते हैं, इसीलिए इसको हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट कहा जाता है। प्रिपेयर्ड ऑन अ सर्टेन डेट, ये चीजें हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। जनरली हमेशा फीचर्स जो निकल के आते हैं वो डिफिनीशन से ही निकल के आते हैं, तो ज्यादातर चीजें सिमिलर टाइप की होती हैं, जो डिफिनीशन में होता है वही फीचर्स में भी होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रिपेयर्ड ऑन अ सर्टेन डेट, मतलब क्या हो गया कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है वो किसी निश्चित तिथि पर बनाया जाता है। ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड इन मॉनेटरी वैल्यू। सबसे पहली चीज आ गई हमें यहाँ पे कि हम जर्नल के टाइम पे भी ये चीज डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन फिर से मैं आपको बताता हूं कि जब भी हम रिकॉर्ड्स रखते हैं तो रिकॉर्ड्स को आपको मुद्रा के वैल्यू के रूप में दिखाना होता है, मॉनेटरी वैल्यू में शो करना होता है। और जिसको हम मॉनेटरी वैल्यू में काउंट नहीं कर सकते उसको हम नहीं दिखा सकते हैं, क्योंकि जितने भी अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स होते हैं वो क्वांटिटेटिव नेचर के होते हैं, यानी कि संख्यात्मक। ठीक है, संख्यात्मक प्रवृत्ति के होते हैं, तो आपको इसमें संख्या तो दिखाना पड़ेगा ना, क्वालिटी तो दिखा नहीं सकते, गुणात्मक प्रवृत्ति के तो होते नहीं है ये। तो इसीलिए संख्या जो है यहाँ पे वो मनी है, मुद्रा है। अब अलग अलग देश की मुद्रा अलग अलग हो सकती है, तो वहां की मुद्रा में दिखाएंगे, लेकिन हम अभी यहाँ इंडिया में हैं तो इसीलिए हम यहाँ पे रुपए में दिखाएंगे। जो भी हमारा ट्रांजेक्शन होगा उसको हम रुपया में दिखाएंगे। ठीक है, तो ट्रांजेक्शंस आर रिकॉर्डेड इन मॉनेटरी फॉर्म या वैल्यू कह सकते हैं। शो द फाइनेंशियल परफॉर्मेंस ऑफ सर्टेन पीरियड, मतलब क्या है कि अगर पूरे साल में जो भी ट्रांजैक्शंस हुए हैं उसका क्या परिणाम है वो हमको दिखाता है, वो बताता है। एक्चुअली शो नहीं होगा, असर्टेन होगा, कि पता लगता है इससे हमको। ठीक है, हम इसके द्वारा पता लगाते हैं। उसी तरह शो द फाइनेंशियल पोजीशन ऑन अ सर्टेन डेट, तो परफॉर्मेंस सर्टेन पीरियड से रिलेटेड है और फाइनेंशियल पोजीशन सर्टेन डेट से रिलेटेड है। तो ये हैं इसके फीचर्स। ठीक है, अब इसके बाद बात आती है एडवांटेज ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट से कंपनी को क्या क्या लाभ होता है। ठीक है, तो लाभ में तो सबसे पहले जो चीज आएगी वही कि हमको ये
कंपनी के परफॉर्मेंस के बारे में जानकारी देता है और कंपनी की स्थिति, फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में जानकारी देता है। दूसरी चीज जो आती है कि ये हमको कंपनी के अर्निंग कैपेसिटी के बारे में भी बताता है। मतलब क्या हो गया अर्निंग कैपेसिटी? अर्निंग कैपेसिटी का मतलब हो गया कि कंपनी कितना पैसा कमाने में सक्षम है, उसकी जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो कैसी है, कितना रेट ऑफ रिटर्न है, कितना पैसा इन्वेस्ट करने पर कितना पैसा हमको वापस मिल सकता है, इसको बोलते हैं अर्निंग कैपेसिटी। तीसरा आता है कि कंपनी का क्या कैश फ्लो है। कैश फ्लो के बारे में भी हमको फाइनेंशियल स्टेटमेंट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है कि कितना कैश आता है, कितना कैश जाता है और कितने कैश की हमको जरूरत हो सकती है। तो इसके हिसाब से ये हमको आगे कैश का बजट बनाने में भी हेल्प करता है। ठीक है, फिर उसके बाद ये हमको किसी दूसरे बिजनेस से या फिर अपने ही बिजनेस के किसी और साल से कंपैरिजन में हेल्प करता है, तुलनात्मक अध्ययन में मदद करता है। मतलब क्या हो गया कि जैसे हमने बनाया 2017 का बैलेंस शीट बनाया, 2018 का बैलेंस शीट बनाया, तो बैलेंस शीट तो बनता है एक तरह से। अब एक तरह से बनता है तो 2017 का सेल है, 2018 का सेल है, उन दोनों को हम इजीली कंपेयर कर सकते हैं। हमको ये पता चल सकता है कि सेल में इंक्रीज हुआ है, डिक्रीज हुआ है, ये सारी चीजें पता चल जाती है। तो कंपैरेटिव स्टडी में हमको हेल्प करता है। ठीक है, उसके बाद हेल्प्स इन असेसिंग द एफिशिएंसी ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है, मतलब कि मैनेजमेंट की जो कुशलता है काम करने की, चाहे वो फाइनेंशियल एफिशिएंसी हो, चाहे ऑपरेटिंग एफिशिएंसी हो, काम करने की कुशलता है, उसके बारे में बताता है कि मैनेजमेंट कितने अच्छे तरीके से बिजनेस चला रहा है। तो ये सब हमारे बेनिफिट्स हैं, लाभ हैं, तो इसको हम लिख लेते हैं। Provide information about financial position and financial performance of a company। मतलब कंपनी के वित्तीय स्थिति एवं वित्तीय परिणाम के बारे में सूचना देता है। प्रोवाइड इंफॉर्मेशन ऑन अर्निंग कैपेसिटी, कंपनी की लाभदायकता या अर्जन क्षमता के बारे में जानकारी देता है, कितनी कमाई कर सकता है। प्रोवाइड इंफॉर्मेशन ऑन कैश फ्लो, यानी कि जो नकद प्रवाह है, कितना आया कितना गया, उसके बारे में जानकारी देता है, तो नकद प्रवाह के बारे में सूचना देता है। हेल्प्स इन असेसिंग एफिशिएंसी ऑफ मैनेजमेंट, यानी प्रबंध की कुशलता के बारे में जानकारी देता है। हेल्प्स इन कंपैरेटिव स्टडी, तुलनात्मक अध्ययन में सहायक। और हेल्प्स इन डिसीजन मेकिंग, निर्णय लेने में सहायता करता है। तो जब भी कंपनी को कोई भी निर्णय लेना होता है तो वो बहुत सारे इंफॉर्मेशन के आधार पर निर्णय लेती है, प्रबंधक जो निर्णय लेते हैं, और वो जो डिसीजंस होते हैं वो जिस इंफॉर्मेशन पे बेस्ड होते हैं, वो इंफॉर्मेशन हमको फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रोवाइड कराता है, तो ये निर्णय लेने में भी मदद करता है। तो ये सब तो एडवांटेज थे। तो अब एडवांटेज हमने पढ़ लिया, यानी कि लाभ पढ़ लिया। अब इसके बाद कुछ हानि भी है, लिमिटेशंस हैं, सीमाएं हैं, कि कुछ ऐसी चीजें हैं जो पूर्ण होने से रोक लेता है फाइनल अकाउंट्स को, फाइनेंशियल स्टेटमेंट को। यानी कि ऐसा नहीं है कि एकदम सिर्फ अच्छा ही अच्छा है, कुछ कमियां भी हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। वो क्या है वो देख लेते हैं हम। तो ये है इसके लिमिटेशंस। लिमिटेशंस में सबसे पहला हमने लिखा है हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट। मतलब जो हमारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो एक हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट है, यानी कि ये हमको भविष्य के बारे में कुछ भी नहीं बताता है, सिर्फ पास्ट के बारे में बताता है जो ऑलरेडी बीत गया है। ठीक है, इसके आधार पे हम भविष्य के लिए निर्णय ले सकते हैं, लेकिन है ये हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट। ठीक है, वो जो हम डिसीजंस लेंगे वो हम अपने अजम्पशंस के आधार पर लेंगे, लेकिन ये जो है ये हमको सिर्फ पास्ट के बारे में बताता है, न भविष्य के बारे में और न ही वर्तमान के बारे में। वर्तमान में क्या चल रहा है उसका तुरंत ये हमको रिजल्ट्स नहीं बता सकता है, न ही स्थिति बता सकता है। दूसरा है बेस्ड ऑन एस्टिमेट्स। मतलब जब भी हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हैं तो हम कुछ अजम्पशंस लेते हैं, कुछ एस्टिमेट्स लेते हैं अपनी तरफ से, ताकि हमको कैलकुलेशन करने में आसानी हो। जैसे कोई भी मशीन है, कोई भी संपत्ति है जिसको हम यूज कर रहे हैं, तो उस पर डेप्रिशिएशन लगाना होता है। अब डेप्रिशिएशन लगाना होता है तो उसके लिए हमको अनुमान लगाना होता है कि ये संपत्ति हम बिजनेस में कितने दिन तक यूज कर सकते हैं।
उसी तरह गुडविल का होता है, हम गुडविल का जो वैल्यूएशन करते हैं उसमें नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज का एस्टिमेशन लगाते हैं। तो बहुत चीजें हैं ऐसी जहां पे हम एस्टिमेट यूज करते हैं। अब एस्टिमेट यूज करते हैं तो हो सकता है कि अगर उस एस्टिमेट में थोड़ी बहुत भी गलती हो जाती है तो हमारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट सही स्थिति नहीं बताएगा, इसलिए इसको भी लिमिटेशंस में रखा गया है। तीसरा है क्वालिटेटिव फैक्टर्स आर इग्नोर्ड, गुणात्मक चीजों को नजरअंदाज कर दिया जाता है। मतलब क्या हुआ कि अब फाइनेंशियल स्टेटमेंट में सिर्फ वो चीजें लिखी जाती हैं जिनको हम वैल्यू में काउंट कर सकते हैं, मनी वैल्यू में, ठीक है, पैसों में काउंट कर सकते हैं। अगर हम किसी चीज को पैसों में तोल नहीं सकते हैं तो उसको हम यहाँ पे नहीं दिखाते हैं। जैसे एक एम्प्लॉय कितना अच्छा है उसको हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट में नहीं दिखा सकते। एम्प्लॉय का गुण क्या है, एम्प्लॉय कितने बेहतर तरीके से काम करता है, उसकी कुशलता को हम बुक्स में नहीं दिखा सकते हैं, ठीक है। इसके लिए कुछ अकाउंटिंग पॉलिसीज तैयार की गई हैं लेकिन अभी तक उनका कोई बेहतर इस्तेमाल नहीं हुआ है। तो ये कह के चलिए कि क्वालिटेटिव फैक्टर्स को इग्नोर कर दिया जाता है। चौथा है प्राइस लेवल चेंजेस आर इग्नोर्ड। मतलब क्या है कि जब भी हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं तो चाहे सेल हो चाहे कोई दूसरा खर्चे हो, उन सब में हम टोटल वैल्यू को लेकर चलते हैं। टोटल वैल्यू का मतलब कि हम जितना सेल हुआ है एक्चुअल में उसको लेके चलते हैं। हम ये नहीं देखते हैं कि कितना क्वांटिटी सेल हुआ, क्योंकि जो बुक्स में दिखाए जाते हैं वो सेल की वैल्यू दिखाई जाती है, सेल की क्वांटिटी नहीं दिखाई जाती है। अब हम देख रहे हैं कि पिछले साल 5 लाख का सेल हुआ, इस साल 7 लाख का सेल हुआ, हम इसको देख के खुश हो गए। लेकिन इसका कारण ये भी तो हो सकता है कि सेल जो हमने 5 लाख का पिछले बार किया था उसमें 50 रुपए प्राइस था और हमने 10,000 क्वांटिटी सेल कर दी, ठीक है, तो 5 लाख आ गया। मान लीजिए 5 लाख का सेल था तो 50 रुपए का हमने जो उसका वैल्यू था, प्राइस था, एक सामान का प्राइस था 50 रुपया और टोटल क्वांटिटी जो सेल की है वो 10,000 की है, तो टोटल 5 लाख हो गया। अब इस साल भी क्वांटिटी 10,000 ही है लेकिन जो प्राइस है वो 70 रुपए का हो गया। तो अब क्या हो गया, सेल प्राइस की वजह से इंक्रीज हुआ है न कि क्वांटिटी की वजह से। तो अगर क्वांटिटी बढ़ा ही नहीं है तो खुश होने की कोई वजह नहीं है, ठीक है। तो वही चीज है, उसी तरह खर्चा होगा। अब खर्चा मान लीजिए लेबर का रेट अगर बढ़ गया, लेबर की कमी हो गई और लेबर का रेट बढ़ गया मार्केट में, उसकी वजह से अगर खर्चा बढ़ा है तो वो हमारा बुक्स हमको नहीं बताएगा और उसके वजह से हम बेकार में खुश या दुखी हो सकते हैं कि हमारा खर्चा बढ़ गया, हमारा सेल बढ़ गया, इस तरह से, ठीक है। तो इसीलिए प्राइस लेवल चेंजेस आर इग्नोर्ड भी एक लिमिटेशंस है, ठीक है। उसके बाद है डिफरेंट अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस। एक बेनिफिट मैंने आपको बताया था एडवांटेज में कि हेल्प्स इन कंपैरेटिव स्टडी, तुलनात्मक अध्ययन में सहायता करता है हमको फाइनेंशियल स्टेटमेंट। लेकिन यहां पर अगर आप देखेंगे तो यहां पे लिखा हुआ है कि डिफरेंट अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस, ये चीज जो है ये उसी को इफेक्ट करती है। अगर कोई कंपनी किसी दूसरे कंपनी की तुलना में अलग अलग अकाउंटिंग पॉलिसीज या टेक्निक्स का इस्तेमाल करती हैं, या हम ही पिछले साल किसी और अकाउंटिंग पॉलिसी का इस्तेमाल कर रहे थे और इस साल किसी और अकाउंटिंग पॉलिसी का इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है, तो क्या होगा कि कंपैरिजन करने में वो चीजें सामने, कंपेयर तो हम कर लेंगे लेकिन ये चीजें इग्नोर हो जाएंगी। मतलब कि हमने अगर अलग अलग प्रैक्टिसेस यूज की हुई है, मतलब अलग अलग अकाउंटिंग पॉलिसीज यूज की हुई हैं, तो हमारा कंपैरिजन करना सही नहीं है। मान लीजिए एक कंपनी फीफो मेथड पे इन्वेंट्री का वैल्यूएशन करती है, दूसरी कंपनी लीफो मेथड पे करती है, तो उनका जो कैलकुलेशन का जो तरीका है वो अलग अलग है, तो कंपैरिजन वहां पे उचित नहीं है। अगर एक कंपनी स्ट्रेट लाइन मेथड पे डेप्रिसिएशन लगाती है और दूसरी कंपनी WDV पे डेप्रिसिएशन लगाती है तो वहां भी हमारा कंपैरिजन करना उचित नहीं होगा। तो जहां जहां अलग अलग अकाउंटिंग के विधियों का प्रयोग किया जाता है, मेथड्स का प्रयोग किया जाता है, वहां पे आप कंपैरिजन नहीं कर सकते हैं, तो हो सकता है हमारा कंपैरिजन गलत हो जाए, ठीक है। और लास्ट वन है विंडो ड्रेसिंग, मतलब मैनिपुलेशन कर सकते हैं हम अकाउंट्स में, बहुत सारी जगह पे होता है, अकाउंट्स बनाया तो जाता है ऑब्वियसली सही स्थिति दिखाने के लिए, सही परिणाम दिखाने के लिए, लेकिन इनको ना रिक्वायरमेंट के हिसाब से बढ़ा चढ़ा कर भी कहीं कहीं दिखा दिया जाता है, ठीक है। मैनिपुलेशन किए जाते हैं, जहां पे हमको शेयर होल्डर्स को लुभाना है वहां पे हम दिखा देंगे कि कंपनी बहुत प्रॉफिट कमा रही है, जहां पे हमको शेयर होल्डर्स को लुभाना नहीं है वहां पे हम नॉर्मल दिखाएंगे, जहां पे सरकार से टैक्स बचाना है वहां पे हम दिखा देंगे कि हमारा प्रॉफिट हुआ ही नहीं। तो इस तरह से मैनिपुलेशंस होती हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, इसलिए भी कहा जाता है कि विंडो ड्रेसिंग भी लिमिटेशन है फाइनेंशियल स्टेटमेंट की। तो ये हमने अभी तक एडवांटेज, फीचर्स, लिमिटेशंस ये कर लिए हैं। अब एक जो
फॉर्मेट बनने से पहले एक कॉन्सेप्ट है यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, अब यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट यानी कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जो भी इंफॉर्मेशन है, जो भी आंकड़े दिए जाएंगे, डेटा दिया जाएगा, उसको कौन कौन इस्तेमाल करना चाहता है या करेगा। ठीक है, तो यहां पे हम उसकी बात कर रहे हैं, यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अब यहां पे यूजर्स को दो भाग में बांट दिया गया, पहला इंटरनल यूजर, दूसरा एक्सटर्नल यूजर। कुछ ऐसे यूजर्स होते हैं जो बिजनेस के अंदर होते हैं, एंटरप्राइज के अंदर होते हैं, और वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखना समझना चाहते हैं, और कुछ ऐसे लोग होते हैं जो एंटरप्राइज के बाहर होते हैं। तो इन दोनों के बारे में बात करते हैं। तो इंटरनल यूजर्स में वो लोग आते हैं जो कि कंपनी के डिसीजन मेकिंग से जुड़े होते हैं, जैसे कंपनी का एम्प्लॉय। कंपनी का एम्प्लॉय जानना चाहेगा कि हम जिस कंपनी में काम कर रहे हैं उसकी स्थिति क्या है। ठीक है, कंपनी अगर प्रॉफिट कमा रही है तो हमें उसमें से हिस्सा दे रही है या नहीं। इसके अलावा दूसरा जो यूजर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता है इंटरनल में, वो है मैनेजमेंट। मैनेजमेंट भी ये जानना चाहता है कि हमारी कंपनी कैसा परफॉर्म कर रही है, ताकि उसको अपनी इफिशियंसी का पता चले कि हम कैसा काम कर रहे हैं। क्योंकि ऑब्वियसली बिजनेस में सारा डिसीजन मैनेजमेंट का होता है। अगर बिजनेस अच्छा कर रही है तो ये मैनेजमेंट का ही गुण है, और अगर बिजनेस खराब कर रही है तो ये मैनेजमेंट का दोष है। तो ये चीजें मैनेजमेंट जानना चाहते हैं कि हम कैसा परफॉर्म कर रहे हैं, कंपनी को लाभ हो रहा है या नहीं हो रहा है। उसी तरह कंपनी के जो ऑनर्स होते हैं या शेयर होल्डर्स आप कह लीजिए, वो भी कंपनी के इंफॉर्मेशन के बारे में जानना चाहते हैं, कंपनी के फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन में इंटरेस्टेड होते हैं। उनको भी चाहिए कि हाँ, कंपनी ने कितना लाभ कमाया, और कंपनी ने अगर नुकसान हुआ है तो कितना नुकसान हुआ है, किन कारणों से नुकसान हुआ है, ये सारी चीजें वो भी जानना चाहते हैं। तो इंटरनल यूजर्स में ये तीनों आ गए, एम्प्लॉय, मैनेजमेंट और ओनर। ठीक है, एक्सटर्नल यूजर्स में वो आते हैं जिनको कि कंपनी के फाइनेंशियल परफॉर्मेंस से उन पे कुछ ना कुछ इफेक्ट पड़ता है, जैसे गवर्नमेंट। सरकार ये देखना चाहती है कि हमारे देश में कंपनी चल रही है तो उसका जो ऑपरेशन है वो सही से चल रहा है, ऐसा तो नहीं है कि कुछ गड़बड़ घोटाला कर रहे हैं। ये सब चीजें जो कि इन्वेस्टर्स को नुकसान पहुंचा सके। दूसरा होता है इन्वेस्टर्स, यानी कि जो पैसा लगाना चाहता है या जिसने लगाया हुआ है बिजनेस में पैसा, वो भी जानना चाहता है कि बिजनेस की स्थिति ठीक तो है ना, वो हमारा पैसा हमको वापस तो मिल जाएगा ना। तो ये चीजें वो पता करना चाहते हैं। उसी तरह बैंक्स होते हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं जिन्होंने कंपनी को लोन दे रखा है, और वो ये इंश्योर करना चाहते हैं कि हमारा पैसा डूबेगा तो नहीं। अगर डूबेगा तो उसके लिए हमको क्या करना चाहिए, ये चीजें पहले पता चल जाएंगी, तभी तो बैंक्स फिर आगे के प्रोसेस को आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, उसके बाद जो गवर्नमेंट अथॉरिटीज होती है, गवर्नमेंट तो हो गए, उसके अलावा कुछ रेगुलेशन अथॉरिटी होती है गवर्नमेंट की, जैसे कि सेबी हो गया। ठीक है, ये जो रेगुलेशन अथॉरिटी है ये भी कंपनी के फाइनेंशियल परफॉर्मेंस में इंटरेस्टेड होती है कि कुछ गड़बड़ तो नहीं है। ठीक है, उसके बाद टैक्सेशन अथॉरिटी होती है, जैसे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट हो गया, उसके बाद इनडायरेक्ट टैक्स डिपार्टमेंट हो गया। तो ये सब भी देखना चाहते हैं, जीएसटी का डिपार्टमेंट जो है। तो ये सब जो है ये भी देखना चाहते हैं कि ऐसा तो नहीं है कि ये कमा रहे हैं पैसा लेकिन हमको दिखा रहे हैं कम और हमको टैक्स नहीं दे रहे हैं। तो ये लोग भी इंटरेस्टेड होते हैं कंपनी के जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है उनमें। तो लिख लेते हैं। तो ये इंटरनल यूजर्स हो गए, और ये एक्सटर्नल यूजर्स हो गए, एम्प्लॉय, मैनेजमेंट, ओनर, बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, गवर्नमेंट, रेगुलेशन एंड टैक्सेशन अथॉरिटीज और इन्वेस्टर्स। तो ये सब जो है ये हमारे एक्सटर्नल यूजर्स है। तो इन लोगों को हमारे अकाउंट से मतलब होता है, इनसे बहुत सारी इंफॉर्मेशन निकाल के ये अपने डिसीजंस लेते हैं, कंपनी के बारे में अपनी सोच बनाते हैं, आइडिया बनाते हैं, और उसको कुछ पब्लिशर्स भी होते हैं, जैसे पेपर होते हैं जो कि फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को पब्लिश करते हैं, जैसे कि इकोनॉमिक टाइम्स, ये सब देखा होगा आपने। तो उनको भी इस तरह के इंफॉर्मेशन में इंटरेस्ट होता है। ठीक है, तो ये है यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इसके बाद बात आती है एनुअल रिपोर्ट्स की। कंपनी हर साल जो भी उसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होते हैं उसकी जांच करवाती है, उस पर ऑडिटर्स रिपोर्ट आता है, और फिर डायरेक्टर्स अपने अपने कुछ रिपोर्ट सबमिट करते हैं। इन कुछ रिपोर्ट्स के साथ कंपनी अपना जो भी डेटा होता है उसको इकट्ठा करती है, एकत्रित करती है, उसको
सरकार के पास भेजती है, ठीक है। और वही जो एनुअल रिपोर्ट्स होते हैं उसको अपने एनुअल जनरल मीटिंग में शेयर होल्डर्स के सामने रखती है, ठीक है, जिससे शेयर होल्डर्स को चीजें पता चले और गवर्नमेंट भी अपने डिसीजंस ले। तो वो चीजें जो होती हैं वो एनुअल रिपोर्ट्स होती है, उसमें क्या क्या शामिल होता है। तो एनुअल रिपोर्ट्स में सबसे पहले आता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ठीक है, जो कि हम इस चैप्टर में अभी आगे भी सारी डिटेल्स पढ़ेंगे। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या क्या होता है वो हम इस चैप्टर में पढ़ लेंगे। फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता है, उसके बाद कंपनी जांच करवाती है अपनी बुक्स की, तो ऑडिटर भी एक रिपोर्ट देता है कि बुक्स कैसी हैं, सही है, गलत है, क्या कुछ कमी है, जो भी चीजें हैं वो ऑडिटर एक रिपोर्ट देता है, तो वो ऑडिटर रिपोर्ट होता है दूसरा। तीसरा होता है सेगमेंट रिपोर्ट। अगर कंपनी कुछ ज्यादा बड़ी है और कुछ ज्यादा प्रोडक्ट्स में, कुछ ज्यादा क्षेत्रों में फैली हुई है, तो कंपनी सेगमेंट रिपोर्ट सबमिट करती है, ठीक है। सेगमेंट रिपोर्ट में कंपनी अलग अलग सेगमेंट से क्या कमाई कर रही है, कितनी संपत्ति है, कितने दायित्व हैं, इन सबको दिखाती है, ठीक है। उसके बाद डायरेक्टर्स रिपोर्ट होते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स रिपोर्ट, जिसमें डायरेक्टर्स की रेस्पॉन्सिबिलिटी स्टेटमेंट भी आती है, जिसमें वो ये बताते हैं कि हमारी क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है इस डॉक्यूमेंट यानी कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के बारे में, कंपनी के बारे में, वो सारी चीजें वो बताते हैं और अपनी रिपोर्ट सबमिट करते हैं। तो ये 4 चीजें जनरली शामिल होती हैं। सेगमेंट रिपोर्ट सब जगह जरूरत नहीं होती है, अगर कंपनी ज्यादा बड़ी है तभी इसका यूज होता है। ये तीनों चीजें जो हैं वो मेनली आती है। अब फाइनेंशियल स्टेटमेंट में भी कुछ चीजें हैं जो कि हम अलग अलग बनाते हैं। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या क्या आता है, तो ये 4 चीजें फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आती हैं। इसमें आगे आपका पहला है बैलेंस शीट, दूसरा है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, तीसरा है कैश फ्लो स्टेटमेंट और चौथा है नोट्स टू अकाउंट। इन चारों के बारे में पढ़ेंगे। कैश फ्लो स्टेटमेंट का एक अलग चैप्टर है, ये जो है इसका एक अलग चैप्टर है, तो वो अलग चैप्टर में हम पढ़ लेंगे। बाकी 3 चीजें इस चैप्टर में हम बनाना सीखेंगे, और ये है एनुअल रिपोर्ट्स, ठीक है। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में ये चीजें शामिल होती है, एनुअल रिपोर्ट में ये चीजें शामिल होती है। अब अगर आपको इस कॉन्सेप्ट में, अभी तक के कॉन्सेप्ट में किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम है, तो आप इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे या टेलीग्राम चैनल पे कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, पेज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि आपको अगली वीडियो का अपडेट मिलता रहे। धन्यवाद।